हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में सितंबर महीने के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा। तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो भारत 2022 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में चौथे स्थान पे रहा, ये याद रखना। इस इंडेक्स में टॉप पे कौन रहा? टॉप पे वियतनाम है। और बात करें कि इस इंडेक्स को जारी किसने किया, तो क्रिप्टो एनालिसिस फर्म है चेनालिसिस, उसने इसको जारी किया है। तो ये जो इंडेक्स है ये उन देशों को ट्रैक करता है जो क्रिप्टो करेंसी अपनाते हैं या डिजिटल एसेट्स में निवेश करते हैं। अच्छा, क्रिप्टो से आपको याद आएगा, लंदन स्थित क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता है नेक्सो, जिसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड को लॉन्च किया था। आप जानते हो कोइन स्विच ने भारतीय रुपये में लॉन्च किया था देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स, जिसका नाम क्या है? CRE8। तो ये भी याद रखना। आप बढ़ते आगे। चले बताओ, अभी कौन सा बैंक एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक बना? तो आंसर होगा फेडरल बैंक। तो अभी फेडरल बैंक को एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों की सूची में 63rd नंबर पर रखा गया है। और इस तरह से ये ग्रेट प्लेस टू वर्क के द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक बन गया है। फेडरल बैंक की बात कर लें पहले। स्थापना 1931 में होती है। हेडक्वार्टर अलुवा केरल में है। CEO श्याम श्रीनिवासन है। आपको शायद याद भी होगा, नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक भी यही है, फेडरल बैंक। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया था। कोटक महिंद्रा बैंक ये IT पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला बैंक बना था। और HDFC बैंक से याद होगा कि केरल के कोझिकोड में पहला वुमेन्स ऑपरेटेड ब्रांच इसने खोला है। पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड होगा, याद रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताओ, इंडसइंड बैंक ने किसे MDCO के रूप में 3 साल के लिए पुनर्नियुक्त किया, रीअपॉइंट किया? तो आंसर होगा सुमंत कथपालिया को। तो अभी इंडसइंड बैंक ने सुमंत कथपालिया को 24 मार्च 2023 से 3 साल के लिए बैंक के MDCO के रूप में फिर से नियुक्त किया है। वे पहली बार मार्च 2020 में इसके MD CEO बने थे। इंडसइंड बैंक की बात कर लें, स्थापना होती है 1994 में, मुंबई में हेडक्वार्टर मिलेगा। संस्थापक इसके SP हिंदुजा थे। आप जानते हो अभी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के MDCO कौन बने थे? कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। IDFC फर्स्ट बैंक के MDCO कौन बने थे? महेंद्र शाह। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने थे? इंदरमीत गिल बने थे। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर और दो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट नाम है। नाम है A मणिमेखलाई। अच्छा, इंडसइंड बैंक का टैगलाइन क्या होता है? वी मेक यू फील रिचर। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसे यूनिसेफ सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वेनेसा नाकाटे। तो अभी यूनिसेफ ने युगांडा की 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता है वेनेसा नाकाटे, इनको यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, यूनिसेफ की स्थापना कब होती है? 1946 में। न्यूयॉर्क में मिलेगा हेडक्वार्टर। डायरेक्टर जनरल कैथरीन M रसेल है। टोटल मेंबर कंट्रीज है 192। अब अगर आपको पता है तो ये बता दो कि इसका नवीनतम सदस्य देश 192 192वां देश कौन सा बना था। हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे CSB बैंक का MDCO बनाया गया? तो आंसर होगा प्रलय मंडल को। तो अभी प्रलय मंडल को CSB बैंक के MDCO के रूप में नियुक्त किया गया है। CSB बैंक स्थापना होती है 1920 में। हेडक्वार्टर त्रिशूर केरल में है। हमने पढ़ा था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी? तो आंसर होगा A मणिमेखलाई। RBL बैंक के MD CEO कौन बने थे? R सुब्रमण्य कुमार। और अभी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD बने थे BK त्यागी, उनका नाम है। नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसे NLC इंडिया लिमिटेड का CMD बनाया गया? तो आंसर होगा प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली को। तो अभी प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के द्वारा NLC इंडिया लिमिटेड का CMD बनाया गया। ये जो प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली हैं, ये वर्तमान में NTPC लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक हैं। आप जानते हो अभी संसद टीवी के CEO कौन बने थे? उत्पल कुमार सिंह। KVIC के चेयरमैन कौन है? मनोज कुमार।
और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं सुरेश एन पटेल। ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अभी विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 सितंबर को। तो बांस संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने और वैश्विक बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। बांस के पौधे को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे में से एक के रूप में जाना जाता है और चीन की खेती के बाद भारत पूरी दुनिया में बांस की खेती करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। अच्छा, इस दिन को पहली बार कब मनाया गया था? सन 2009 में। भारत में बांस को गरीब की लकड़ी या हरा सोना भी कहा जाता है। क्या आप मुझे बता पाओगे कि केवीआईसी ने आदिवासियों की इनकम को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका संबंध बांस से था, बांस की खेती से? तो आंसर होगा बोल्ड प्रोजेक्ट। राजस्थान के उदयपुर के एक आदिवासी गांव निचला मंडवा से। और बोल्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने कब 17 मार्च को दिवंगत कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पुनीत राजकुमार, जिन्हें अप्पू के नाम से भी जाना जाता है, वे कन्नड़ सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। और आपको याद होगा, इनका निधन तो पिछले साल हुआ था, लेकिन अभी इनका नाम चर्चा में था क्योंकि कर्नाटक सरकार ने पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। और इस तरह से कर्नाटक रत्न पुरस्कार पाने वाले वो 10वें व्यक्ति बने थे। तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को हम अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल ये दिन 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। ये दिन लाल पांडा संरक्षण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में। याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 ये किस देश में खेला जाएगा? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखना, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का ये पहला संस्करण है जो अभी 2023 में होगा। और कहां पे होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। एक्चुअल में पहले ये टूर्नामेंट 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ, तो अब ये 2023 में होगा। अच्छा, इसी तरह से याद रखना, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ये भी 2023 में होंगे। इसका आयोजन करेगा या इसका होस्ट करेगा भारत। पहली विश्व बदल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप भी 2023 में होगी, केरल में होगी। ये आपको याद हो तो इस साल आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 हुए थे। कहां पे? न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था, इंग्लैंड हार गया था। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी 2022 में हुए थे वो तो बर्मिंघम यूके में हुए थे, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया था, यानी कि नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, भारत चौथे स्थान पे। और अगले जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। अच्छा, एक नाम याद रखना, किरोन पोलार्ड का नाम। वेस्ट इंडीज के हैं ये। अभी 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे ये। और इसी तरह से वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो का नाम भी याद रखना, क्योंकि 600 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे ये। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 सितंबर को। तो हर साल 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित वेतन अंतर के मुद्दों को उजागर करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये दिन पहली बार 1996 में नेशनल कमेटी ऑन पे इक्विटी के द्वारा मनाया गया था। वैसे आप जानते होंगे, अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने क्या कहा था कि वो अपनी महिला और पुरुष क्रिकेटर्स को समान सैलरी देगा। अच्छा, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि महिला समानता दिवस कब मनाते हैं, वुमेन्स इक्वलिटी डे, तो फिर आप आंसर करना 26 अगस्त को। यह थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो अब बताओ, सितंबर 2022 में कौन विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं? तो आंसर होगा विनेश फोगाट। तो अभी सर्बिया के बेलग्रेड में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत करके विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं ये विनेश फोगाट। अभी उन्होंने स्वीडन की एम्मा माल मकग्रेन को हराया है।
और इस तरह से ये इस चैंपियनशिप में उनका दूसरा ब्रोंज मेडल है। इससे पहले उन्होंने 2019 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें ब्रोंज जीता था। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि वैसे अभी कजाकिस्तान की कैपिटल को नूर सुल्तान से बदल के क्या कर दिया गया, ये आप बताओ। डेली करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था, याद होना चाहिए आपको। बाकी आप जानते हो अभी भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पे स्थापित करेगी, तो आंसर होगा किशनगंज, दिल्ली। आपको याद होना चाहिए अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप जो कि अभी किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई थी, उसमें भारतीय महिला कुश्ती टीम विजेता रही थी। और अभी अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि अभी सोफिया बुल्गारिया में हुई थी, उसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, तो आंसर होगा अंतिम पंघाल। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला और डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता, तो आंसर होगा बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। तो सुनील छेत्री की अगुवाई में बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने अपना पहला फुटबॉल टूर्नामेंट या यूं कहूं कि डूरंड कप का 131वां संस्करण जीत लिया है। इसमें बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने किसको हराया, तो आंसर होगा मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को। डूरंड कप आप जानते हो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है ये, और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना होती है 1888 में। और बात करें अगर इसमें सबसे सफल टीम अभी तक कौन रही, तो आंसर होगा मोहन बागान। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप दे दो, ज्यादा नहीं पूछूंगा, कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के भी नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा लिंडा फ्रुहर्बिटोवा ने। तो चेक रिपब्लिक की 17 साल की टेनिस प्लेयर हैं ये लिंडा फ्रुहर्बिटोवा, जिन्होंने अभी WTA चेन्नई ओपन 2022 टेनिस खिताब को जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में पोलैंड की मैग्डा लिनेट को हराया। आपको बता दूं कि चेन्नई ओपन 14 सालों में भारत में आयोजित होने वाला पहला WTA टूर्नामेंट था। चेन्नई ओपन 2022 एक पेशेवर महिला टेनिस टूर्नामेंट है जो आउटडोर हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यह भी 12 से लेकर 18 सितंबर तक चेन्नई में हुआ था। अच्छा, चेन्नई में अभी एक और चीज हुई थी जो कि भारत में पहली बार हुई थी और वो चेन्नई में हुई थी, बता सकते हो क्या? 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड, जिसको उज्बेकिस्तान ने जीता था। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, टेनिस की बात है तो देखो, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न पूछूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं उसके नाम लिखने हैं, कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है ये भी लिखना है, और सबसे महत्वपूर्ण कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किसने जीता, वुमेन सिंगल और मेन सिंगल, ये दोनों आप बता दो। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, हो सकता है 2-3 मिनट आपके लग जाए, लेकिन जब सारे उत्तर आप दे दोगे देखना आपके अंदर एक अलग सा उत्साह आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। वैसे तो आप लिखोगे नहीं, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं तो आप लिख दोगे। वैसे आप नोटिस करना, ऐसे आप पूरा दिन कहीं भी निकाल दोगे, पढ़ोगे चाहे बैठे रहोगे, लेकिन आप इन चीज़ों को लिखोगे नहीं। तो जब पूछा जा रहा है तो लिखने की कोशिश करें, इस बहाने आपका रिवीजन होगा। हाथ से चीज़ों को लिखोगे तो वो और ज़्यादा तरीके से याद रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, हम बढ़ते हैं आगे। चलो अब बताओ कि तेलंगाना सरकार ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय परिसर का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की, तो आंसर होगा BR अम्बेडकर। तो अभी तेलंगाना सरकार ने अभी हाल ही में बने राज्य सचिवालय परिसर का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। BR अम्बेडकर वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। अच्छा, आपको याद होगा अभी दिल्ली सरकार कॉलोनियों और सड़कों के नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखेगी, उसने ऐसा कहा था। भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम बताओ किसके नाम पे रखा था, विद्या बालन। अभी आपको याद हो तो अरुणाचल प्रदेश ने अपने एक मिलिट्री कैंप का नाम हमारे जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, उनके नाम पे रखा। कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा गया अभी। और इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पे रखा था। और आप जानते ही हो अहमदाबाद में जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम था, नहीं मतलब है, लेकिन उसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था, अभी उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रख दिया। उसी तरह से अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा। और गुजरात के वडोदरा में आपको रेल यूनिवर्सिटी मिलेगी, उसका नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। और राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया, कर्तव्य पथ कर दिया। ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो अब आप बताओ
कि अभी एयर इंडिया ने अगले 5 साल के प्लान को क्या नाम दिया, तो आंसर होगा vihan.ai। तो एयर इंडिया ने अगले 5 सालों में घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी को 30% से ज़्यादा बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं मौजूदा समय में कंपनी ने इंटरनेशनल रूट्स पर अच्छी वृद्धि भी की है और अभी एयर इंडिया ने अगले 5 सालों के लिए एक योजना तैयार की है जिसे vihan.ai नाम दिया गया है। इसमें कुछ अहम लक्ष्य तय किए गए हैं जिन्हें आने वाले समय में कंपनी को हासिल करना है। तो टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाली इस एयरलाइन ने कर्मचारियों से प्रतिक्रिया लेकर के बदलाव की ये योजना बनाई है। आप जानते हो एयर इंडिया के चेयरमैन अभी कौन बने थे? एन चंद्रशेखरन। याद रखना नाम। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र के जो पर्यटन मंत्री हैं प्रभात लोढ़ा, इन्होंने कहा कि दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखा जाएगा। वैसे आपको याद होगा अभी महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया, अभी नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल एयरपोर्ट किया गया। और बात अगर दौलताबाद किले की करेंगे तो ये पहले यादव राजवंश की राजधानी थी और कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी थी और 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक के द्वारा किले का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया और अभी हमने इसका नाम बदलकर देवगिरी किला कर दिया। ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी इंडियन एयरफोर्स ने इतिहास में पहली बार कितनी महिला लड़ाकू पायलटों को चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए नियुक्त किया? तो आंसर होगा 2 को। तो अभी इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में पहली बार 2 महिला लड़ाकू पायलट चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी। अब आप पूछोगे इन 2 महिला पायलटों के नाम क्या है? एक है पारुल भारद्वाज और दूसरी है स्वाति राठौड़, जो LAC के पास उत्तरी और पूर्वी सेक्टरों में चिनूक हेलीकॉप्टर यूनिट उड़ाएंगी। आपसे अगर मैं पूछूं ना कि राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट का नाम बताइए, तो आप फटाक से आंसर कर दोगे शिवांगी सिंह। आपको याद होगा 26 साल की अभिलाषा बराक बनी थी भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर। और आपको याद होगा इसी साल 19 साल की बेल्जियम ब्रिटिश पायलट हैं जारा रदरफोर्ड और अभी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला के रूप में विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। आपसे अगर पूछा जाए ना नॉर्थ पोल के ऊपर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो आंसर होगा जोया अग्रवाल। और आपको याद है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स आया था जिसमें इंडियन एयरफोर्स तीसरे स्थान पे था, पहले स्थान पे अमेरिका की वायुसेना थी। चलो आप तो ये बता दो इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। उसी तरह से नेवल चीफ हमारे आर हरि कुमार है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है और आर्मी चीफ हमारे मनोज पांडे हैं, आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। तो अभी हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है और इस उपलब्धि के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ। तो अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के पहले स्वच्छ और सुजल प्रदेश के रूप में जाना जाएगा और राज्य के सभी गांवों को हर घर जल और ODF प्लस के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। आप जानते हो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं हम? 22 मार्च को। इस दिन बिहार दिवस भी होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा उड़ीसा का पुरी है। वैसे जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और अभी जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला बना था हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। और आप जानते हो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ये बना है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। और हर घर जल वाला पहला प्रमाणित राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके न्यूज में रहे थे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, किसे 2021-22 के लिए प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता को गृह मंत्रालय के द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
ये राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत आधिकारिक भाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया। देखो, इसकी स्थापना होती है 1884 में। हमने कहा कोलकाता में इसका मुख्यालय है और इसके सीएमडी कौन है? PR हरी। याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, सितंबर 2022 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया? तो आंसर होगा सियाचिन। तो अभी भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर 19,061 फीट पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया, एक्टिव किया। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जहां सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा को अभी एक्टिव किया गया है। तो भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता किया। आपको याद होना चाहिए, कोलकाता में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, बंदरगाह है, वो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बना था। चलो बताओ, अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। और अभी भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो आंसर होगा BK सिंघल। और BK से एक अपॉइंटमेंट आपको याद आएगा, BK त्यागी, मतलब बिनेश कुमार त्यागी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष बने अभी। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, जिसका नाम है रेडियो अक्ष, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो आंसर होगा नागपुर में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर कर लेना। आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना? और वीडियोस पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ अपने ग्रुप्स में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी फ्रेंड्स हो गए, वहाँ पे एक बार इसको शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में भारत और किस देश के तट रक्षकों ने एक संयुक्त अभ्यास, जिसका नाम है अभ्यास 0122 का आयोजन किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो भारतीय और अमेरिकी तट रक्षकों ने चेन्नई के तट पर एक संयुक्त अभ्यास 0122 का आयोजन किया। यह अभ्यास समुद्री खोज और बचाव, बोर्डिंग संचालन और अन्य प्रवर्तन कर्तव्यों के क्षेत्र में अंतर संचालन को बढ़ाने पर केंद्रित था। भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स, ये भारत की समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज और बचाव एजेंसी है, जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? VS पठानिया। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि अमेरिका के साथ हम और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। जब भी अमेरिका आता है डेली करंट अफेयर्स में हम पढ़ते हैं। इस बार आप कोशिश करो बताने की। हम बढ़ते हैं आगे। अब बताओ, 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो 2022 में अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ये उज्बेकिस्तान के पास है। अभी इसका ये 22वां संस्करण है। और अभी उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव, इन्होंने समरकंद में जो 22वां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, वहां पे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया, वहीं पे उन्होंने कहा कि भारत 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में SCO के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपको बताना है। यहां से करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि अभी SCO ने किस भारतीय शहर को पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल के रूप में चुना है 2022-23 के लिए, ये आप बताओ। और ये भी बताओ कि भारत 2023 में और किसकी अध्यक्षता करने वाला है। हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है कि राज्य में नीति आयोग के तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण आदि जैसे क्षेत्रों में बेहतर बदलाव लाने में मदद करेगा। वैसे नीति आयोग की बात करें, आप जानते हो इसे योजना आयोग की जगह पे लाया गया था सन 2015 में। तो स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष और CEO इसके नए बन गए। उपाध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर सुमन के बेरी। CEO कौन बन गए? परमेश्वरन अय्यर बन गए। तो ये आप याद रखना। तो गाइज ये लीजिए, इसी क्वेश्चंस के साथ सितंबर के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट भी खत्म हो गया। क्विज बना करके अपलोड कर दी गई आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। प्रैक्टिस बनाए रखना अपनी, प्रैक्टिस में पीछे मत रह जाना। और प्लीज
सेशन अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करना, नहीं करा तो कर दिया है तो थैंक यू, और इसे शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। थैंक यू।